हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में। तो सबसे पहले हमें टॉर्क को समझने से पहले पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होता है। स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी जो होता है वो एक ऐसा बॉडी होता है कि अगर हम उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी के जो पॉइंट्स होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज ना करें, वो अपनी पोजीशन पर ही रहें। तो वो बॉडी क्या कहलाएगा? वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगा। या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप में चेंजिंग ना आए, तो वो क्या होगा? रिजिड बॉडी होगा। फॉर एग्जांपल, जो मेरे हाथ में अभी पेन पकड़ा हुआ है, अगर पेन के ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसे दबा रहा हूं, जो मैंने इसे दबाया इस पेन को, तो आप देख सकते हैं कि दबाने से पहले और दबाने के बाद इस बॉडी के जो पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, उनके पॉइंट्स में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो ये बॉडी क्या होगी? ये रिजिड बॉडी होगी। ये पेन क्या है? रिजिड बॉडी है। इसी तरह और भी बहुत सारी रिजिड बॉडी की मिसालें हैं। फॉर एग्जांपल लकड़ी ले लें, लकड़ी क्या होती है? रिजिड बॉडी होती है। तो और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो रिजिड बॉडी को समझने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे टॉर्क को, कि टॉर्क क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो टॉर्क होता है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। यानी कि अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उसके जो पॉइंट्स होंगे उसमें कोई चेंजिंग ना आए, लेकिन किसमें? कि वो जो बॉडी है जिस पर हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर रोटेशन पैदा हो जाए, तो वो क्या होगा? टॉर्क होगा। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी। जब हम जो टर्निंग इफेक्ट होगा किसी भी फोर्स का, कि जब हमने उस फोर्स को अप्लाई किया किस पर? किसी भी रिजिड बॉडी पर, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, हैविंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो जो बॉडी होगी वो अपने एक्सिस के इधर रोटेट करे, तो क्या हम वहां पे क्या पैदा हो जाएगा? वहां पे टॉर्क पैदा हो जाएगा। इज कॉल्ड टॉर्क, उसे हम टॉर्क कहते हैं। दोबारा से इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट हैविंग सम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। जो टर्निंग इफेक्ट होगा किसी भी फोर्स का जब हमने उस फोर्स को अप्लाई किया किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, तो क्या होगा कि उसका सम कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो रोटेशन पैदा होगी उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद उस बॉडी के ऊपर, वो क्या होगा? वो होगा टॉर्क पैदा होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके टॉर्क के फार्मूला को, कि फार्मूला क्या है टॉर्क का। तो फार्मूला है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी। जो हमने फोर्स अप्लाई की थी किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, उस फोर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? पोजीशन वेक्टर आर के साथ। इसका इज इक्वल टू क्या? किसके इक्वल आएगा? टॉर्क के इक्वल आएगा। तो फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हमने इन सब के ऊपर एरो का साइन यूज किया, एरो यूज किया। तो फोर्स वेक्टर है, इसके ऊपर एरो लगा दिया। पोजीशन वेक्टर एरो है, उसके ऊपर एरो लगा दिया। टॉर्क वेक्टर है, उसके ऊपर एरो यूज करेंगे। तो जब हम फोर्स का और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो टॉर्क के इक्वल आएगा। टा, इसे हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टा क्या आ गया? टा इज इक्वल टू आ गया आर क्रॉस एफ आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इज नाउन एज टॉर्क। अब हम बात करेंगे इसके एसआई यूनिट के बारे में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टॉर्क। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टॉर्क को डिस्कस करने से पहले हमें टू बेसिक यूनिट्स पता होना चाहिए। एक है फोर्स का एक पोजीशन वेक्टर, या फिर हम इसे डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस का यूनिट, और पोजीशन फोर्स का यूनिट हमें पता होना चाहिए। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और आर का जो एसआई यूनिट यानी कि पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट होगा मीटर। और फोर्स का न्यूटन, आर का एम है, तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? टॉर्क का, टॉर्क आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो हमने इधर लिख दिया है कि एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। एन फॉर न्यूटन, एम फॉर मीटर। न्यूटन कहाँ से आया? फोर्स से। और एम कहाँ से आया? आर से, पोजीशन वेक्टर से आ गया। तो इसका एसआई यूनिट बन गया न्यूटन मीटर आ गया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एसआई यूनिट। अब हम बात करेंगे कि किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर
कि लेट कर लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी ओ के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो एक पॉइंट उसमें है पी, पी के ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई की, ये हमने एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई कर दिया। तो एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करने के बाद उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो जो एफ एक्स है वो अलोंग द पोजीशन वेक्टर होगा, और एफ वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स के ऊपर। एफ ऑफ वाई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर के इक्वल आएगा। तो एफ ऑफ एक्स का जो एक्सिस, जो क्या से कह सकते हैं, इसे हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल, और क्या आ गया, हॉरिजेंटल आ गया। तो इसकी अब मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो मैग्नीट्यूड टॉर्क करने के लिए क्या करने पड़ेगा, तो जो मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रही है किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसका जो फार्मूला है टॉर्क का, टॉ इज इक्वल टू था आर क्रॉस एफ है। आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, और टॉ भी वेक्टर है। इसको हमने लेके जाना है कहाँ पे, मैग्नीट्यूड की तरफ, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा। साइन किसकी वजह से आया, एफ वाई की वजह से, क्योंकि एफ एक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अलोंग क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, यानी कि इनके दरमियान थीटा जीरो है। लेकिन थीटा कहाँ पे आ रहा है, वाई में आ रहा है, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेट करेगा, तब इसके अंदर कुछ एंगल आएगा। तो एंगल को इसे रिप्रेजेंट करें थीटा के साथ। तब हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ टॉर्क वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो फोर्स पे करेगा, एक क्या करेगा, मूवमेंट आर्म पे करेगा, और थर्ड क्या करेगा, एंगल पे करेगा। और एंगल किन के दरमियान में होगा, एक फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान में एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स, मूवमेंट आर्म एंड एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक अप्लाइड फोर्स पर, मूवमेंट आर्म पर, और एंगल पर। और एंगल किन के दरमियान में है, अप्लाइड फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान में। इन दोनों के दरमियान में क्या है, एंगल थीटा है। तो आर एफ साइन ऑफ थीटा आ गया। तो अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क में कि मैक्सिमम टॉर्क कब होता है और मिनिमम टॉर्क कब होता है। तो चलिए हम ये फाइंड कर लेते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा और मिनिमम टॉर्क कब होगा। तो फार्मूला आ गया हमारे पास, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे हम एन कैप भी लिख सकते हैं। तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वन के इक्वल होता है। यह द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज वन इज नाउन एज यूनिट वेक्टर, उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वन होगी, वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो अब लास्ट में बात करेंगे कि टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो फार्मूला आ गया, टॉ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, आर एफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ गया। तो लेट कर लेते हैं कि थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर हम थीटा को जीरो करते हैं तब क्या होगा टॉर्क। तो यहाँ पे पुट करते हैं थीटा, क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ जीरो। आर एफ साइन ऑफ जीरो आ गया क्योंकि थीटा की जगह पर क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो। जीरो का जब एफ आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज मिनिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क आ जाएगा, यहाँ पे जीरो टॉर्क आ गया। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क 90 पे आएगा, तो 90 पे बात करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 ले लेते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 आ गया। साइन 90 किसके इक्वल होता है, साइन 90 इक्वल होता है वन के। वन को आर एफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो आर एफ आ जाएगा, आर एफ के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये मैक्सिमम टॉर्क आ गया, क्योंकि ये जीरो नहीं आया, ये मैक्सिमम आ गया, आर एफ आ गया। कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, आर क्रॉस एफ आ गई, यानी कि आर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जितने न्यूटन फोर्स लगाई, कितना मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, कितने मीटर उसने पोजीशन वेक्टर कवर किया, तो वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। यानी कि जीरो नहीं आएगा, जीरो से ऊपर ही आएगा, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, सो कुछ भी आ सकता है उसकी वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, तो मैक्सिमम कहेंगे हम। कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। अब हम बात करते हैं
अगर थीटा को 180 कर देते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर हमने थीटा को 180 डिग्री कर दिया तब टॉर्क क्या होगा। टॉर्क इज इक्वल टू, पुट करके देख लेते हैं, आर एफ साइन ऑफ 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री क्या होता है, साइन 180 डिग्री होता है जीरो के, तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम थीटा को जीरो या फिर 180 अप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, टॉ मिनिमम आएगा यानी कि जीरो आएगा। और अगर हम थीटा को 90 अप्लाई करेंगे तब ही टार्क हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम, यानी कि वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, आर एफ के इक्वल यानी कि मैक्सिमम आएगा, टॉर्क आएगा। तो अगर आपको ये याद नहीं रहता कि साइन थीटा जीरो के इक्वल है तो आप इसे कैलकुलेटर के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम साइन लिखेंगे, साइन जीरो करके देख लेते हैं, साइन जीरो किया तो साइन जीरो इक्वल करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ गया। और साइन 90 करके देख लेते हैं, साइन 90 किया, 90 करके इसे हम इक्वल करेंगे तब भी क्या आएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, साइन 90 किया तो 1 के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है कि साइन जीरो और साइन 180 किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, और साइन 90 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। साइन 90 1 को हमने आर एफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो आर एफ आ गया, ये मैक्सिमम टॉर्क आ। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक टॉर्क। ये टॉर्क स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन टॉर्क एंड इट्स फार्मूला एंड इट्स यूनिट्स। तो आपने क्या करना है कि डिफाइन करना है, तो आपने टॉर्क के स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखना है, इसके फार्मूले को लिखना है और इसका एसआई यूनिट लिखना है। और अगर आपको ये 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में भी वो भी आएगा, तो अब आपने ये एज इट इज़ सारे का सारा लिख देना है, टॉर्क की डेफिनेशन, बाद में उसका फार्मूला, फिर इसका एसआई यूनिट, फिर उसकी मैग्नीट्यूड आपने एज इट इज़ लिख देनी है। और ये आपने जो डायग्राम बनाई है ये रिजिड बॉडी की बनाई है। कोई एक रिजिड बॉडी ले लेना है, उसके ऊपर आपने एक पॉइंट ले लेना पी, उसके ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई करवा देनी है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके कंपोनेंट्स लिख लेने, एफ एक्स और एफ वाई, उनके दरमियान कुछ एंगल ले लेना है थीटा, और उनको आपने आर एफ साइन ऑफ थीटा करके उसे फाइंड कर लेना है कि 1 पे कितना आएगा, 2 पे कितना आएगा, 3 0 कितना आएगा। यानी कि ये आपने उसका टॉर्क फाइंड कर लेना है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक टॉर्क। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।